हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की आर एनवायरमेंट की क्लास। सबसे पहले तो अ वेरी वार्म वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन उदयपुर। तो आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम चालू हो चुके हैं और आप लोगों की तैयारी एकदम फुल जबरदस्त ऑन द फॉर्म चल रही होगी, हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। तो उसी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छी रफ एंड टफ वन शॉट क्लासेस। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज का क्लास 10 साइंस का आर एनवायरमेंट। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसीलिए हम आपको इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दोबारा दे रहे हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है, इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि जो तीन चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन 101% पुट अप होता है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एक तो 10% लॉ, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ओजोन फॉर्मेशन, और तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बायोमैग्निफिकेशन। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रीड आउट करने ही करने हैं, इनको छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। बाकी हमारा जो पूरा सिलेबस है, जो इस पूरे चैप्टर का जो पूरा टॉपिक है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे कि हमारा इकोसिस्टम है, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड वेब, ओजोन वेस्ट, सब कुछ हमारे इसके अंदर आने वाला है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस अपनी अपनी नोटबुक्स को साथ में लेके बैठिएगा और धड़ाधड़ चालू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे एनवायरमेंट के बारे में। व्हाट इज एनवायरमेंट? तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन से जब से छोटे थे चुन्नू मुन्नू तब से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में। हमारी जो भी सराउंडिंग्स है वो सारा क्या है? एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनकी कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटीज आती है। लाइक वी आर ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सभी मिला के क्या बन जाता है? हमारा एनवायरमेंट बन जाता है, जो हमारे सामने दे रखा है। द एनवायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग एंड कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म एंड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव्स। ठीक है, एक वर्ड आता है हैबिटेट। इस हैबिटेट वर्ड के बारे में आपको पता होगा कि जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए वो अडॉप्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। लाइक जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक फिशेस वगैरह या क्रोकोडाइल्स वगैरह, फ्रॉग्स वगैरह, इनके लिए पर्टिकुलर एक एरिया फिक्स है कि ये है ना पानी में ही रह पाएंगी, एक्वेटिक एनिमल्स है। अगर आप फिश को लाके टेरेशियल एरिया पे छोड़ दोगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, तो वो वहां पर उसके लिए क्या बन जाएगा? हैबिटेट। ठीक है, ऐसे अगर हमको पानी के अंदर रहने के लिए बोला जाए तो बिना ऑक्सीजन के हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारा नेचुरल हैबिटेट नहीं है। हमारा नेचुरल हैबिटेट है लैंड। तो हैबिटेट क्या हो गया? एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर आप जो ऑर्गेनिज्म है वो रह सकता है, या उसका एडप्शन उस तरीके का हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम इज लाइक अ साइकिल। ठीक है ना? इकोसिस्टम क्या होता है? एक साइकिल होता है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? डिपेंड करता है, एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि हम कनेक्टेड है एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, प्लांट्स कनेक्टेड है सन पे, सन के अंदर या रेन पे कनेक्टेड है, रेनफॉल होता है, उससे वाटर आता है, उससे न्यूट्रिशन मिलता है। ये सब चीजें क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। वाटर हमको कहाँ से मिलेगा? रेनफॉल से मिलेगा। रेनफॉल कैसे होगा? जब हमारा जो मरीन है या हमारा जो सी है, सी से जब वाटर वेपर होकर ऊपर जाएगा तब हमें उससे आगे चल के हमारा रेनफॉल होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना लेती है? एक चेन बना लेती है, एक साइकिल बना लेती है। उस साइकिल को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या चलता है? एनर्जी का फ्लो चलता है। ये एक साइकिल क्या है? एक तरीके का डायनेमिक साइकिल होता है। इस डायनेमिक साइकिल में फ्लो होता है किस चीज का? मेनली एनर्जी का। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स का। एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है, एलिमेंट्स का ट्रांसफर होता है। इस सब का मिला मिलो के क्या साइकिल बनता है? उसको हम बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसके बारे में। चलिए, ये इकोसिस्टम के क्या होते हैं? कुछ टाइप होते हैं। दो टाइप का इकोसिस्टम होता है। देखो, हम जो है ना नेचर में रहते हैं, तो नेचर में सबसे पहली चीज तो क्या होती है? नेचुरल चीजें जो हमको नेचर ने दी है, जो हमको नेचर से मिली है, वो सारी क्या होगी? नेचुरल चीजें। तो इकोसिस्टम भी क्या होता है? पहला टाइप होता है इकोसिस्टम का नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम बोलते हैं मैनमेड। जैसे कि जो मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसी और ने बनाया है। ठीक है, नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, टेरेशियल और एक्वेटिक। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, टेरेशियल मतलब जो लैंड पे होता है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में होता है। तो टेरेशियल के अंदर भी तीन आते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। फॉरेस्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। ग्रासलैंड का मतलब ऐसे मैदान जहाँ पर बहुत सारी घास हो या अलग अलग टाइप की, जैसे हमारे इधर तो बहुत कम होती है, ये मेनली फॉरेन्स में ज्यादा होती है। और डेजर्ट तो आप सभी को पता ही है, हमारे राजस्थान में बहुत बढ़िया डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
ठीक है। तो ये डेजर्ट, ये सब क्या है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये सब किसके ऊपर होते हैं, लैंड के ऊपर होते हैं। उसके बाद चल रहे हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, यानी कि एक तो मरीन इकोसिस्टम हो गया और एक फ्रेश वाटर। मरीन इकोसिस्टम मतलब खारे पानी वाला जो समुद्र होता है ना, सी, उसके अंदर जो इकोसिस्टम चलता है वो हमारा मरीन इकोसिस्टम होगा। फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर है या पॉन्ड है या लेक है, जो फ्रेशली वाटर से या अपने रेनफॉल के वाटर से बनी है, उसके अंदर जो इकोसिस्टम होगा वो हमारा कौन सा होगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अपनी अपनी नोटबुक जरूर साथ में लेके बैठना, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसको जरा भी मिस नहीं करना है। अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मरीन इकोसिस्टम किसके बारे में होगा, सी लेवल का जो इकोसिस्टम होगा उसके अंदर, उसको हम मरीन इकोसिस्टम बोलेंगे। और फ्रेश वाटर का मतलब लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, या जो न्यू फ्रेश रेनफॉल से जो क्रिएट हुआ है वो हमारा क्या होगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में यही बता रहा है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या बोल रहा है, इट एग्जिस्ट इन नेचर एंड इट्स ओन। नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट होगा वो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होगा, नाम से भी पता चल रहा है। इसके अंदर मेनली आपको तीन चीजें याद रखनी है, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। ये किसकी एग्जांपल है, टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल है। और एक्वेटिक के एग्जांपल तो आपको पता ही है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, अपना सी है। वेरी वेरी नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, जो आपने, मैंने, हम सब ने बनाए हैं। हम सब ने मतलब मैन मेड, जो नेचर ने हमको नहीं दिए। इसका सबसे बेस्ट और क्विक एग्जांपल आपके लिए क्या होगा, एक्वेरियम। जी हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर आप फिशेस वगैरह को रख के हमारे घर में रख लेते हैं ना, वो एक्वेरियम क्या होता है, हमारा मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है। क्योंकि उसमें हम दाना पानी भी खुद ही डालेंगे, उसको हमको उसके अंदर कौन सी मछलियाँ, कौन सी स्पीशीज रखनी है वो भी हम ही डिसाइड करते हैं, उसको सनलाइट देनी है या नहीं देनी है वो भी हम डिसाइड करते हैं। तो सारा कंट्रोल इकोसिस्टम की, सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, पर्सन के हाथ में होता है, मैन के हाथ में होता है। दे लीड टू आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बताओ मैम, इसका एग्जांपल होगा पार्क, गार्डन या एग्रीकल्चर। जो लैंड होती है, खेत वगैरह होते हैं, वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है मैन मेड इकोसिस्टम। क्योंकि कौन सी फसल बोनी है, कौन सा बीज डालना है, कौन सा आपको उसके अंदर खाद डालनी है, ये सब आप ही डिसाइड करते हो। उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, किसकी कमी हो रही है, किसका एक्सेस हो रहा है, ये सब भी मैन खुद डिसाइड करता है। इसलिए वो किसका एग्जांपल है, मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। देखिए एक्वेरियम, गार्डन, और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो एग्रो इकोसिस्टम। बिल्कुल, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, एग्रो इकोसिस्टम जो होता है वो हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट मैनमेड या लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, देखिए अभी अभी मैंने बात की थी, अभी बात की थी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, नाम बोले थे मैंने बायोटिक और एबायोटिक। कुछ लोगों ने कैच कर भी लिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। देखिए इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एबायोटिक, यानी कि जो बायोलॉजिकल नहीं होंगे। बायोलॉजिकल नहीं मतलब कि जैसे वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गया, जो हमारे को क्या मिलते हैं, नेचर से तो मिलते हैं लेकिन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरे होंगे हमारे कौन से, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। एक बात और समझ में आ गई कि बायोटिक का मतलब कौन है, लिविंग। बायो वर्ड रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को पता है 3 टाइप के होंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। सीधी सीधी बात है, आप प्रोड्यूस करते हो क्या, नहीं, हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। आप तो कुछ भी, जैसे अभी आप खा रहे हो रोटी, चावल, चपाती, ये सब दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, ये कहाँ से आ रही है, क्या आपने बनाई। अब ऐसा मत करना मैम हमने तो कुक किया है घर पे, कुक करना नहीं, आपने इसको जनरेट नहीं किया है, आपने इसको फॉर्म नहीं किया है, आपने इसको प्रोड्यूस नहीं किया है, आपने इसको क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो प्रोड्यूस कौन करता है, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जो इकोसिस्टम के अंदर किसके फॉर्म में होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर कौन होते हैं, मैम हमने जो खाया उसको हमने क्या किया, डाइजेस्ट किया, और उसके बाद उसमें से क्या किया, कुछ वेस्ट को हमने बाहर निकाला। उस वेस्ट को वापस से नेचर के लिए बिल्कुल सूटेबल करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर। हमारे फूड को क्या करेंगे, वो बिल्कुल खत्म करके उसमें से बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स को वापस नेचर को देने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर करता है, ठीक है ना। ये काम आपका है,
और ना ये काम आपका है। आपका काम केवल क्या है, कंज्यूम करने का। ठीक है, चलिए अभी जो कंज्यूमर होते हैं ना, जैसे कि आप में सब लोग कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर भी अगेन कितने टाइप के होते हैं भाई और बहनों, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, याद रखोगे ना, दिमाग में याद रहेगा। इस फ्लो चार्ट को दिमाग में छाप लेना पूरी तरीके से। बहुत ही बढ़िया, एकदम चकाचक फ्लो चार्ट है और ये तुम्हारे काम का भी बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट फ्लो चार्ट से क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। इस फ्लो चार्ट के अंदर बता रखा है कि भाई जो कंज्यूमर है ना वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा होगा, प्राइमरी। तो मैम दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी। और तीसरा कौन सा होगा, टर्शरी। ये तीनों क्या करते हैं, तीनों का नाम है अलग अलग। क्या नाम है, चलो थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ। ये थोड़ी सी घिसर पिसर को हम सही कर देते हैं। इस घिसट पिसट को सही करने के बाद हमको पता चला कि मैम जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है, उस प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी, जो सिर्फ क्या खाता हो, पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें खाता हो। जैसे कि आप में बहुत सारे लोग होते हैं, या जनरली आप इसके अंदर एनिमल्स को मान सकते हैं, जैसे काउ, जैसे कि रैबिट। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मांसाहारी नहीं होते, ये क्या करते हैं, सिर्फ घास या पेड़ पौधों की पत्तियां या ऐसी चीजें खाते हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस मतलब जो इनसे मिली हुई चीजें खाते हैं। जैसे कि मैं हूं, जैसे कि मैं अगर मिल्क लेती हूँ तो मिल्क क्या हो गया, वो काऊ का प्रोडक्ट हो गया। काऊ क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। तो मैं क्या बनी हूँ, मैं सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि मैंने प्राइमरी कंज्यूमर का प्रोडक्ट लिया है। मैंने डायरेक्ट पेड़ों की पत्तियां नहीं खाई, और मैंने गाय ने जो पेड़ों की पत्तियां खाई उससे उसने जो मिल्क प्रोड्यूस किया, मैंने उस मिल्क को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। तो मैं क्या हो गई हूँ यहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को लेने वाला जो कंज्यूमर होगा वो कैसा होगा, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी कार्निवोरस है। प्राइमरी कार्निवोरस मतलब मांसा, इसके अंदर जो प्राइमरी मांसाहारी होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, टर्शरी का मतलब है सेकेंडरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस मतलब कि जैसे, चलो बता देती हूँ, जैसे चलो बता देती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं ना हम, बहुत ही सुंदर सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, जो आप लोगों को एकदम से चकाचक समझ में आ जाएगा। सपोज करो कोई रैबिट है ना, कोई रैबिट है, उसको क्या कर लिया, उसने क्या किया, घास को खाया। ठीक है, घास को खाने की वजह से रैबिट क्या बन गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब वहां से क्या निकली, एक बिल्ली निकली। ठीक है, बिल्ली निकली, कैट। कैट ने सोचा कि यार ये रैबिट तो बहुत सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है, इस रैबिट को मैं क्या कर लेती हूँ, कंज्यूम कर लेती हूँ। अब क्योंकि जो कैट है या रैबिट जो है, रैबिट ऐसा कोई प्रोडक्ट कैट को नहीं दे रहा था जो कंज्यूम कर सके, तो कैट ने क्या सोचा, चलो रैबिट को कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसने, कैट ने क्या किया, रैबिट को कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर कैट क्या हो गई है, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी कार्निवोरस। ये कैसे हो गई है, मांसाहारी हो गई है, प्राइमरी क्या बन गई है, कार्निवोरस बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद में आया वहां पर एक लायन। लायन ने देखा कैट, अरे वाह मजे से खा रही है, तो लायन ने सोचा चलो इसको खाने देते हैं, बाद में अपन इसको खा लेंगे, तो अपना तो डबल पेट भर जाएगा, है ना। तो लायन ने क्या किया, जब कैट अपना खा पी के एकदम मस्त हो गई थी, सेटल हो गई थी, सोने की तैयारी कर रही थी, बिस्तर बिस्तर बिछा लिए थे, कंबल लेके आ गई थी, और मोबाइल भी ऑन कर दिया था कि चलो आज तो मस्त MX प्लेयर पे बढ़िया मूवी वूवी देखेंगे। उसी टाइम लायन ने क्या किया, कैट पर हमला करके कैट को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा लायन क्या बन चुका है, टर्शरी कंज्यूमर बन चुका है। और इसके साथ साथ, इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या होगा, सेकेंडरी कार्निवोरस। अब इस लाइन ने क्या किया, उस कैट को खाया, जिसने किसको खाया था, रैबिट को। और रैबिट ने क्या खाया था, हमारा जो प्रोड्यूसर थे घास या पेड़ों की पत्तियां, या उनको जो है ना प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको खाया था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट हमारा चलता है डिकम्पोजर। जब लायन ये सब कुछ खा पी के पचा चुका होगा, और फिर जब अपना वेस्टेज बाहर निकालेगा, उस वेस्टेज के अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आके उसको क्या करेंगे, उसको बिल्कुल खत्म करके क्या करेंगे, नेचर में या सॉइल में बिल्कुल मिक्स करने का काम करेंगे। वो वाले कीड़े हमारे कौन से होंगे, डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो फ्लो चार्ट है ना, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, ये अपने लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलो, इसी के बारे में अच्छे से बता रखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ऑल द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड
CO2, लाइट, सनलाइट, सब कुछ बताया था मैंने। ये सारे क्या होते हैं, ये अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइट क्या करता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें हमारी दुनिया में, हमारी अर्थ पे सारी एनर्जी किससे मिलती है, नेचुरल सारी एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल ग्रेटली इन्फ्लुएंस, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हमारे बहुत सारे इकोसिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। खास करके जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही है। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये क्या करेगा, ये हमारे सारे इकोसिस्टम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस, आप सभी को पता है, हमारे को सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। प्लांट्स को सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनके जो है इनके कंपोनेंट्स जो है इधर आगे पीछे हो जाएंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो आगे पीछे हो जाएगी, तो क्या होगा, आपको और हमें तकलीफ होगी ना, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस मेनली 3 इंपॉर्टेंट होती है। 3 गैसेस कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस, बिकॉज जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स नाइट्रोजन गैस का फिक्सेशन करते हैं, और उस फिक्सेशन से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, CO2, O2 एंड नाइट्रोजन गैस हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर तो आपको बताइए, दिस इज सुपर एसेंशियल एलिमेंट। तो वाटर तो हमारे लिए, लाइफ ऑर्गेनिज्म सबके लिए क्या होता है, सर्वाइवल के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। के बाद आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, अभी भी समझा चुकी थी सारे, फिर भी थोड़ा सा सुन लो। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल क्या करते हैं, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑल प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन फूड, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेनली, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या करते हैं, ये अपना अपना फूड जो है ना खुद ही जनरेट करते हैं, और इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, जो अपना लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। मेनली इसमें कौन से आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही आपको बोलते हैं वो साइनोबैक्टीरिया भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। दे सर्व प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑन फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर लेके आते हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्रोड्यूसर से ही मिलता है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी अपने दिमाग में याद रख लेना, सबसे ज्यादा अपने को कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसर से मिलेगा, ठीक है। They maintain the balance of atmospheric gases by releasing oxygen and absorbing carbon dioxide। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को सर्व करते हैं, और हमारे को क्या याद रखना है, इनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अपना फूड ये खुद बनाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो कंज्यूमर्स, आपके और मेरे बारे में बात हो रही है तो खुश हो जाओ थोड़े, कंज्यूमर्स के बारे में आ चुका है टॉपिक। कंज्यूमर्स क्या कह रहा है, कंज्यूमर्स रिली ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुकी थी कि भाई आप और मैं जो है हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। कंज्यूमर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। जब कोई खाना बनाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे, जब पेड़ों पे क्या है, फल नहीं लगेंगे तो आप फल खाओगे कैसे, आप तो अपने हाथों पे फल उगाने से रहे ना, नहीं उगा सकते। दे आर प्रोड्यूसर्स एंड वी आर कंज्यूमर्स, ओके। तो कंज्यूमर्स के अंदर क्या होती है, कैटेगरी होती है, ये हमारे लिए क्या है, ये टेबल पे हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारा जो है बोर्ड एग्जाम सुधर जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। तो ये कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी हमारी हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस, थर्ड ओमनीवोरस एंड लास्ट है हमारी पैरासाइट्स। हर्बीवोरस रेफर्स टू शाकाहारी, शाकाहारी मतलब जो क्या करते हैं, सिर्फ फूल पत्ती पेड़ खाते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दे कंज्यूम प्लांट डायरेक्टली, ठीक है। इसका एग्जांपल भी अभी मैंने आपको बताया था, रैबिट वाला, ठीक है। ऑल्सो रेफर टू एज प्राइमरी फर्स्ट लेवल, ये कौन से लेवल पे आते हैं, अरे ये अपने आते हैं फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। कंज्यूमर्स के अंदर कौन से लेवल पे आते हैं, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या, ये क्या करते हैं, मांसाहारी, मतलब ये एक तो इसको हर्बीवोरस को खा सकते हैं,
ठीक है, या इसके हर्बीवोरस के प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं, दोनों ही टाइप में आते हैं। ठीक है, दीज आर टर्म्स सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर। ठीक है, कौन से लेवल पे आ गए, सेकेंड लेवल पे, लाइक लायंस, टाइगर्स, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसके। उसके बाद आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस का मतलब जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, लाइक ह्यूमंस। तो कभी कभी तो क्या करते हैं, शाकाहारी चीजें खाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ओकेजनली या रेगुलर बेसिस पे वो आपका क्या करते हैं, मांसाहारी या किसी एनिमल को भी एज अ फूड कंटेन करते हैं। एग्स वगैरह ये सब चीजें क्या होती है, एनिमल्स के अंदर आती है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, ओमनीवोरस। ये विद अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ओमनीवोरस। इसके अंदर कौन आ गया, ह्यूमन। ये किस पे आते हैं, ये अपने थर्ड लेवल पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे कौन आता है, हर्बीवोरस, सेकंड पे आता है कार्निवोरस, और थर्ड पे आता है हमारा ओमनीवोरस। ठीक है, उसके बाद में आता है पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म दे लिव विद अ होस्ट ऑर्गेनिज्म डिराइव। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, लाइक जो ऐसे बेल वगैरह होती है ना, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर चढ़ के उसका न्यूट्रिशन ले ले, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कस्कुटा, अमरबेल जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। ये क्या करती है, या फिर लीस जो होती है ना आपकी, जुएं हो जाती है, वो क्या करती है, आपके सिर में रहती है ना, और फिर आपके सिर से ये न्यूट्रिशन को लेती रहेगी और खुद वृद्धि करती रहेगी, और हमारे न्यूट्रिशन को क्या करती रहती है, कम करती रहती है। तो इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, कंप्लीटली किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट में से है, पैरासाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर के बारे में, डिकम्पोजर आर ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, भाई जो डेड मटेरियल होता है या जो वेस्टेज मटेरियल होता है, यानी कि जैसे मान लो मेरी डेथ हो गई है, तो मेरी बॉडी को क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, उससे जो न्यूट्रिशन है वो वापस किस में जाएगा, सॉइल में, नेचर में, वहां तक पहुंच जाएगा। या फिर मेरा जो वेस्टेज है, या जो मैंने वेस्टेज रिमूव किया है, उस वेस्टेज का क्या किया जाएगा, उस वेस्टेज को तोड़ा जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आके उसके अंदर से क्या कर लेंगे, न्यूट्रिशन को ले लेंगे। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, हमारे डिकम्पोजर की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये हमसे न्यूट्रिशन नहीं लेके या प्रोड्यूसर से न्यूट्रिशन नहीं लेके, ये वेस्टेज से या डाइड ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को लेने का काम करते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे कि हम आपके लिए बहुत सा प्यारा सा सुंदर सा एक डायग्राम भी है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहे हैं, इस वेस्टेज फूड, जैसे कि ये है, ये एप्पल वेस्टेज फूड है, बचा हुआ फूड है, सूखी पेड़ की पत्तियां हैं जो अब ड्राइड लीव्स हैं, इनसे ये क्या कर रहे हैं, ये अपना खाना बना रहे हैं, उसको कंपोज करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। चलो बहुत बहुत बढ़िया। देयर रोल्स इन द एनवायरमेंट इंक्लूड, इनका एनवायरमेंट के अंदर क्या रोल होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, काम की चीज है। असिस्टिंग इन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाई कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड वेस्टेज उसका है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेके कहाँ पे भेजेगा, ये सॉइल में भेजेगा, तो सॉइल में क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी सॉइल। अब वहां पे आप उस पे क्या कर सकते हो, कोई भी क्रॉप वगैरह लगा सकते हो, तो वहां से हम वापस क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, वेरी गुड। अगर आपका जो है वेस्टेज क्लीन नहीं होगा तो एनवायरमेंट क्या होता है, धीरे धीरे पॉल्यूट होता रहता है, उस पॉल्यूशन से एनवायरमेंट को बचाने के लिए, क्लीनिंग के लिए भी क्या है, डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, एक बहुत बड़ा सा इकोसिस्टम दे रखा है, इस इकोसिस्टम को, इस चेन को देखने से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सुंदर सुंदर सा डायग्राम है, देखो सबसे पहले क्या होता है, हीट। हीट हमारा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगी, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ये प्रोड्यूसर हीट से क्या करता है, फूड बनाता है, और वो फूड कहाँ पे जाता है, कंज्यूमर के अंदर जाता है, कंज्यूमर से कहाँ जाएगा, डिकम्पोजर में। ये जो हीट हीट आप सब जगह देख रहे हो ना, हीट हीट का मतलब यहाँ पर हीट से रेफर है एनर्जी। ये प्रोड्यूसर कहाँ से एनर्जी लेंगे भाई, सन से लेंगे ना, हाँ, तो सन से इसके पास क्या आई है, एनर्जी। इसने क्या बना लिया, फूड बना लिया, उस फूड को क्या कर लिया, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो इस फूड से ये हीट की जगह पे आप इस हीट को क्या समझो, एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ है, ये कंज्यूमर के अंदर, ये वापस आगे जाके कहाँ जाएगी,
ये अपने डिकम्पोजर में जाएगी और ये डिकम्पोजर जब उस चीज को पूरी तरीके से क्या कर देगा, खत्म कर देगा, सॉइल में वापस मिला देगा, तो ये एनर्जी आपकी वापस कहाँ पर चली जाएगी, जो हमारी अर्थ है, जो सॉइल है, जो एनवायरमेंट है, उसमें ही वापस ये क्या जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इकोसिस्टम, सारी चीजें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, और इसी से क्या बनाते हैं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो भाई, अच्छा बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक आ चुका है, फूड चेन। ये हमारा क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फूड चेन, फूड वेब। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अ फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर फॉर एनर्जी ट्रांसफर। चलो ठीक है ज्यादा इंग्लिश बाजी हो गई अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। देखो फूड चेन क्या है, जैसा कि आप सभी को इसमें दिखाई दे रहा है, दिस रेफर्स टू अ चेन। चेन बोले तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरे के ऊपर क्या करना, डिपेंड करना, ये हमारा क्या होता है, चेन होता है। किसके लिए डिपेंड करना, फूड के लिए, तो हमारा कौन सा चेन हो गया, ये फूड चेन हो गया। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपने बात की सन, ठीक है, सन हमारी अर्थ को क्या देता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। सन से एनर्जी कहाँ पर गई, जैसा अभी अभी मैंने समझाया था ना, लगभग लगभग वही चीज है। ठीक है, ये कहाँ पे गई, ग्रास में। ठीक है, ये एनर्जी ग्रास में गई, तो ये ग्रास क्या बन चुकी है, अब प्रोड्यूसर बन चुकी है, क्योंकि ग्रास भी क्या है, ग्रीन प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है, इसी किसका फॉर्मेशन करेगी, फूड का। एक आया है आपके पास ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर होता है ना, हाँ भाई ये ग्रास हॉपर आके क्या करेगा, इस ग्रास को खा लेगा। ठीक है, खा लिया, तो एनर्जी अब किसके अंदर चली गई, इसके अंदर, क्या बन गई, सन से लेके ग्रास, ग्रास से लेके ग्रास हॉपर की एक चेन बन गई। अब ये ग्रास हॉपर कहाँ पहुंचा, इस बर्ड के पास, तो इस बर्ड ने क्या किया, इस ग्रास हॉपर को कंज्यूम कर लिया, तो ये बर्ड क्या बन गई है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, सॉरी सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो ग्रास हॉपर था ना, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर था, बर्ड क्या बन चुकी है, सेकेंडरी कंज्यूमर बन चुकी है, ग्रास हॉपर को इसने क्या कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो ये ग्रास हॉपर से एनर्जी किसके अंदर गई, बर्ड के अंदर। अब कोई फॉक्स दिखाई दी, बढ़िया सुंदर सी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, इस चालाक लोमड़ी ने इस बर्ड को पकड़ के क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर लोमड़ी क्या बन चुकी है, टर्शरी कंज्यूमर बन चुकी है। तो ये चेन कहाँ से, अब ये बर्ड से एनर्जी किसके अंदर आई है, इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, पूरी एक चेन बन रही है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन ये बन किसके लिए रही है, ठीक है ना, एक दिमाग लगाओ कि ये चेन किसके लिए बन रही है, फूड के लिए बन रही है, तो इसलिए हमारी चेन को हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। ओके चलो ठीक है, इट इलिस्ट्रेट, हाँ ये ठीक है। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फूड चेन का सबसे मेन एलिमेंट ही क्या है, हमारा ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होगा, स्टेप, एक लेवल। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारा प्रोड्यूसर ग्रास क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। भाई चालू कहाँ से कर रहे हो तुम, खाओगे किसको, जो सबसे बेस लेवल पे होगा उसी को तो खाओगे ना, प्रोड्यूसर को खाएंगे, तो वो प्रोड्यूसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लेवल पे हो गया। उस फर्स्ट लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मतलब एक लेवल प्रोड्यूसर का, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो कौन, कंज्यूमर, उसके ऊपर कौन जाएंगे, हम डीकम्पोजर। तो ये हमारे क्या बन गए, एक के ऊपर एक लेवल बन गए। कंपोजर कभी भी डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर के पास नहीं आ सकता, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर के पास नहीं जा सकता, इनके अपने अपने क्या होते हैं, लेवल फिक्स होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल वर्ड याद रखना, अ फूड चेन इज वेरी स्टेप्स, कौन सी स्टेप्स, उसको हम दैट एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। यहाँ से क्या जाती है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे लेवल, ट्रॉपिक लेवल पे किसका ट्रांसफर होता है, फूड का तो होता ही है, साथ साथ किसका होता है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन होगा रे, प्रोड्यूसर, याद रहेगा, सन नहीं होगा। आपको यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, लेकिन सन हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं होगा, ये बात याद रखना। बिकॉज सन क्या है, सन इज ए बायोटिक एलिमेंट। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, सारी बायोटिक एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो बायोटिक एलिमेंट्स में हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा कौन, जल्दी जल्दी सोचो, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है, प्रोड्यूसर, या जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो इसको कंज्यूम करेगा। अभी अभी समझाया ना, पूरी चेन समझ में आ गई। ये चेन अगर याद हो गई ना, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर निकल जाएगा, सच में एक चेन से पूरा चैप्टर निकल जाएगा, क्योंकि बार बार ये चेन रिपीट होगी और बार बार
मतलब ऐसा नहीं कि तुम इन्हीं को याद कर लो, ग्रास होपर और ये वो, नहीं, चेन का मतलब पहले आएगा प्रोड्यूसर, फिर आएगा कंज्यूमर, उसके बाद में आएगा डिकम्पोजर, और कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, चलो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारा कौन होगा, हर्बीवोरस, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। बताया ना, अभी बताया ना, अभी बताया ना, ठीक है। चलो प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इधर थर्ड आएगा लेकिन इधर कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इधर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आएगा, इधर टर्शरी कंज्यूमर, और इधर फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल आएगा, तो बताओ क्या आएगा, वेरी गुड, डिकम्पोजर। ठीक है, चलो एनर्जी फ्लो बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये थोड़ी तीन चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमको याद रखनी है कि हमेशा एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, उल्टा वापस नहीं आएगा, है ना। उल्टा वापस का मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे। चलो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, ऐसे ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं कि फोर्थ से सेकंड पे आ गया, सेकंड से वापस फर्स्ट पे आ गया। एनर्जी का फ्लो कभी भी ऐसे नहीं होता, ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि हमने अगर सन से एनर्जी ली किसने, ग्रास ने, तो ग्रास वापस एनर्जी सन को नहीं दे सकती, वो उससे ले सकती है लेकिन उसको दे नहीं सकती। ग्रास होपर ने अगर ग्रास को ईट कर लिया तो वो ग्रास से एनर्जी ले सकता है लेकिन अपनी एनर्जी ग्रास को वापस नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि फ्लो कैसा होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वेरी गुड। चलिए, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट, कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, कितनी परसेंट सनलाइट लेते हैं ये, ओनली 1%, ओनली 1% सनलाइट लेते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स तो अभी मैंने बताई दिए, ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अभी तक आपने कितने ट्रॉपिक लेवल पढ़ लिए, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल तक पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो है ना हमारा एनर्जी लॉस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, only about 10% of energy is passed from the one tropic level to the next, with the rest lost as a heat. This is as per the 10% law of energy. ठीक है, 10% law क्या कहता है, it states that only about 10% of the energy at one tropic level is transferred to the next tropic level in the food chain or web. ठीक है, अब वेब क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बहुत सारी घास उगा दी, ठीक है, और सनलाइट से क्या हुआ, उस घास से एनर्जी ले ली और अपना फूड बना लिया। अब उसने जितनी भी एनर्जी ली थी ना, उसका 90% तो वो क्या कर लेगी, खुद कंज्यूम कर लेगी, और अगले ट्रॉपिक लेवल तक कितना पहुंचेगा, ओनली 10% पहुंचेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगले ट्रॉपिक लेवल तक हमेशा कितना पहुंचता है, 10% पहुंचता है। ठीक है, तो 90% कहाँ गया, 90% उस ऑर्गेनिज्म के वेलफेयर में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, चाहे फूड हो, चाहे आपकी सेफ्टी हो, सब कुछ हो, उसमें क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, और बाकी बचा हुआ क्या होता है, उसके ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है ना। तो कितनी एनर्जी आगे अगले ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होगी, ओनली 10%। 90% एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, अनदर फॉर्म्स में वो क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। तो आपको ये लॉ जो है बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, कौन सा लॉ, 10% का लॉ। ये क्या कहता है कि एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितना होगा, ओनली 10% होगा। ओके, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा देख लो, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, वही चीज है, 90% एनर्जी is lost in the form of heat, only 10% energy is transferred to the successive tropic level. Okay, since so little energy, no, ठीक है, 3 to 4 steps, ये चीज याद रखना, क्योंकि क्या हो रहा है, ओनली 10% एनर्जी आगे जा रही है। ठीक है, कितनी जा रही है, ओनली 10% एनर्जी आगे जा रही है। तो ट्रॉपिक लेवल कितने होंगे, लगभग 3 से 4 ही होंगे, ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स हमारे पास अवेलेबल होते नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैम 10-15 ट्रॉपिक लेवल होते होंगे, नहीं होते, क्योंकि इतनी एनर्जी आगे नहीं जा रही है। ठीक है, the loss of energy step is so greater. Okay, समझ गए ना आप, remains after 4 tropic levels। मेन अपनी चीज काम की ये, इसको पढ़ लेना, 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, 10% एनर्जी आगे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में चली जाती है। चलो भाई, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर सा डायग्राम भी तुम्हारे लिए लेके आ गए, बहुत मस्त मस्त। ये कौन है, हिरण, भारत सिंह है ये, तो ये है हमारा लायन। ठीक है,
अब इसमें बता रखा है कि बताओ इसने क्या ली थी, 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी किससे ली थी, सन से ली थी, ठीक है। अब 10 जूल ऑफ एनर्जी इस प्रोड्यूसर में रह गई, 100 होनी चाहिए वैसे तो, चलो ठीक है आगे चलते हैं। हाँ अभी चलो, अरे बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन आ गया। इन अ फूड चेन द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इज 50,000 जूल, कैलकुलेट द एनर्जी अवेलेबल टू द टर्शियरी कंज्यूमर फॉलोइंग द 10% लो। ओके, सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, प्रोड्यूसर दे रखा है, ठीक है। हमको पता है प्रोड्यूसर क्या होता है, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, याद है ना, पता है ना, अभी अभी पढ़ा था। तो हमारा प्रोड्यूसर क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है। प्रोड्यूसर के बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हमारा कौन सा टॉपिक लेवल होता है, सेकंड। उसके बाद हमारा आता है टर्शियरी, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमारा कौन सा टॉपिक लेवल होता है, थर्ड। के बाद हमारा आता है फोर्थ पे आता है हमारा टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर, कौन सा लेवल हो गया ये हमारा, फूड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अभी अभी पढ़ा था हमने। अब हमें बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फूड चेन द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इज 50,000 जूल। प्रोड्यूसर के लेवल पे कितनी एनर्जी थी रे, क्वेश्चन बता रहा है कितनी एनर्जी थी मैडम, 50,000 जूल थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द एनर्जी अवेलेबल टू द टर्शियरी कंज्यूमर, कहाँ पर पूछ रहा है, टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल पर नहीं पूछ रहा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर नहीं पूछ रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर पर पूछ रहा है। थोड़ा सा इतना दिमाग रख लेना बस, बाकी काम हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन क्या आ रहा हमारा, टर्शियरी कंज्यूमर। तो आपको पता है, चलो ठीक है चलते, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, 50,000 जूल है। हमको पता है कौन सा लॉ लगता है भाई, 10% का लॉ लगता है। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग द 10% लॉ, बाई चांस क्वेश्चन नहीं दे तो भी हमें अपना क्या लगाना है, अपना भेजा फ्राई लगाना है, और क्या करना है, 10% लॉ को निकाल के लाना है। 10% लॉ क्या कह रहा है कि भाई हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जाती है, खाली 10% ही जाती है, 90% तो खत्म हो जाती है। तो 50,000 का क्या निकाल लोगे, 10% निकाल लोगे प्यारे भाइयों बहनों, इधर से ये गया, इधर से ये गया, कितना बचेगा, 5,000, कितना बचेगा, 5,000 जूल, ठीक है। डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, ठीक है। 5,000 यहाँ बच गया, आगे जाओगे फिर से क्या हो जाएगा, 5,000 का 10% निकालना पड़ेगा, यही निकाल के लिख लेती हूँ। 5,000 का 10% निकालोगे तुम, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर कितना बचा, 500 जूल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेवल कौन सा आया है, सेकेंडरी कंज्यूमर आया है। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर निकालो। तो टर्शियरी कंज्यूमर में क्या करोगे, फिर से करोगे अपना 10%, 10% करोगे तो क्या बचेगा, 50 जूल। तो हमारा आंसर क्या होगा, भक्तजनों, हमारा आंसर क्या होगा, 50 जूल, ठीक है। तो हमारा 50,000 जूल से शुरू हुआ सफर कहाँ पर आकर खत्म हुआ, 50 जूल पर खत्म हुआ। इसीलिए तो कहते हैं, ये कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स तक जो है फूड चेन चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता, रीजन आपके सामने, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 50,000 जूल से हुआ था, और टर्शियरी कंज्यूमर आते आते कितना रह गया, 50 जूल रह गया, जो कि बहुत ज्यादा कम हो गया है ना, क्योंकि 10% ही एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पे जा रही है। इसीलिए क्या होता है, इनका ज्यादा ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी जो है कंसिक्वेंस नहीं हो पाती है, और बीच में ही क्या हो जाता है, ट्रॉपिक लेवल कम हो जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और है हमारे पास क्वेश्चन, द एनर्जी एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल इज 100 जूल, यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो एंड कैलकुलेट द एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल। बहुत अच्छी बात है, क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले तो इसने दे रखा है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब हमको पता है सेकेंडरी कंज्यूमर तो बहुत आगे आता है। वैसे भी एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छी बात है, हम हमारा डायग्राम बना देंगे। आप अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि मैम राठौड़िंग बना रही तो हम भी राठौड़िंग बना दे, नहीं, अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है।
उसमें आपको यहाँ पे चाहो तो इस तरीके का भी बना सकते हो, एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, इस तरीके से अगर आप राउंड में, सर्कल में बनाना चाहो, साइकिल में बनाना चाहो बना सकते हो, पिरामिड शेप में बनाना चाहो बना सकते हो। मैं सिंपल लीनियर बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। सेकंड हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है, इसी के आगे बना लेती हूँ समझ जाना, उसके बाद हमारा होता है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारा, हमको पता है कि हमारा क्या होता है, फूड का चेन होता है। ठीक है, इसके बाद का डिकम्पोजर वगैरह उतना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको उतना पूछा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बोल रहा है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर का जो ट्रॉपिक लेवल है, वहां पर एनर्जी कितनी दे रखी है, वहां पर एनर्जी लेवल दे रखा 100 जूल। सेकेंडरी कंज्यूमर पर एनर्जी दे रखी है 100 जूल। ठीक है, अभी बोल रहा है यूजिंग डायग्राम, डायग्राम तो आप लोग बना लोगे अच्छा सा, लीनियर भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिरामिड शेप में बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक शेप में बनाओगे, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। ठीक है, तो यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो एंड कैलकुलेट द एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल। ओके, प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी फाइंड करनी है, पहले आगे पीछे से आगे जाना था, अभी आगे से पीछे आना है, जैसे इच्छा हो वैसे करो। ठीक है, प्रोड्यूसर से कहाँ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे। हमको पता है यहाँ पर लॉ कौन सा लगता है, यहाँ पर लॉ लगता है हमारा 10% वाला लॉ। 10% लॉ का मतलब क्या है कि हर ट्रॉपिक लेवल के बाद में 10% एनर्जी ही आगे क्या होगी, पास ऑन होगी। 10% का मतलब है हमारे को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे 10 बचेगा ना, नीचे 10 बचेगा तो हमको 10 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, इतना तो पता है। अभी अभी क्वेश्चन किया था, 10 से डिवाइड कब करना पड़ता है, जब आप इधर से इधर जा रहे हो। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाइयों बहनों इधर से इधर आओ, तो आप डिवाइड करोगे क्या, नहीं, वेरी गुड, डिवाइड नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 100 जूल था, तो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, 1000 जूल, वेरी गुड। और यहाँ पर अगर 1000 जूल था, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10,000 जूल। ठीक है, 10,000 जूल। ये तो हमारा है तरीका सुपर फास्ट, जल्दी से जल्दी काम करने का। बाकी आप यूं भी कर सकते हो, बाकी आप इसका 10% निकाल के इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसका 10% नहीं, क्योंकि 100 बहुत इजी सा नंबर है, तो आप लोग बहुत अच्छे, इतने तो आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, आज के जमाने के बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा सुपर फास्ट तरीका हो गया। इससे क्या हो गया, अगर आपको अपने क्वेश्चन का फिर से चेक करना है कि हमने सही किया है, तो फिर से 10% लॉ लगा दो। यहाँ 10% लॉ लगाओगे 1000 आ जाएगा, 1000 में 10% लॉ लगाओगे 100 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे आपके इस टॉपिक से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10% लॉ वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, एनर्जी पिरामिड। चलो बहुत बढ़िया, अभी जो मैंने बताया था ना, ये वही है। ठीक है ना, मैंने अभी बोला तुम्हें क्या कर सकते हो, आप पिरामिड की शेप में बना सकते हो, लीनियर शेप में बना सकते हो, चेन शेप में बना सकते हो। शेप डिफरेंट है, चीज वही है, वही बताया ना। प्रोड्यूसर, ये रहा प्रोड्यूसर, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है यार, कितना इजी है ना मैम, आप तो बहुत सही पढ़ा रहे हो, बहुत इजी है, फटाफट फटाफट समझ में आ रहा है। चीज एक ही है भाई और बहनों, इसको अलग अलग फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे, पिरामिड की शेप में बनाओगे तो पिरामिड बन जाएगा, लीनियर शेप में बनाओगे तो लाइन बन जाएगी, साइक्लिक शेप में बनाओगे तो क्या बन जाएगी, चेन। वेरी गुड, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि बस सब ये जो है एक ही रामायण चल रही है। चलो आगे चलते हैं, फूड वेब। ये थोड़ा हमारा अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। आप लोगों ने अभी पढ़ी है फूड चेन, ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं फूड वेब की। वेब का मतलब क्या होता है, आप सभी को बताया, आज आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो इंटरनेट से, www से वाकिफ हो बहुत अच्छी तरीके से। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है, पूरी दुनिया को एक नेटवर्क से क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक है ना, हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क।
नेटवर्क मतलब सारे ही ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे, एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे। अब मैडम इंटरनली कनेक्टेड कैसे रहेंगे, अभी अभी तो आपने बताया फूड चेन चलती है तो चेन में कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसी अगर एक फूड चेन को मैं लूं तो आप उसको क्या बोलोगे, फूड चेन बोलोगे। लेकिन अगर मैंने 50 फूड चेन एक साथ ले ली तो जरूरी तो नहीं है ना कि ग्रास होपर सिर्फ सॉरी जो अपनी फॉक्स थी वो सिर्फ बर्ड को ही खाएगी। फॉक्स जो है वो रैबिट को भी खा सकती है, फॉक्स जो है कैट को खा सकती है, फॉक्स और किसी ऑर्गेनिज्म को भी खा सकती है। कहने का मतलब है कि जो फॉक्स होगी ना वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड होगी। अगर हम एक पर्टिकुलर फूड चेन लेंगे तो वो एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर किसी एक ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होगी। लेकिन अगर आपने क्या ले लिया, आपने जब उसको बहुत सारी चीजों से कनेक्ट कर लिया तो अब वो क्या बन गया, फूड वेब। समझ में आया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड हो सकता है। एक बहुत इजी क्विक एग्जांपल देती हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ जाएगा, चलो बताते हैं। आप लोग घर पे खाना खाते हो, सभी खाते होंगे, मम्मी सबकी खाना बनाती है। क्या होता है, अगर आपको किसी दिन मम्मी ने दाल दी, दाल बना के दी, आपने दाल खा ली। अगले दिन आपको लौकी की सब्जी बना के दी, आपने लौकी की सब्जी खा ली। तीसरे दिन आपको क्या दिया, कोई और पालक की सब्जी दे दी बाई चांस, है ना, आपने वो भी खा ली। तो क्या आप एक ही टाइप के कंज्यूमर हुए या अलग अलग टाइप के, बिल्कुल आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर हुए, क्योंकि जो आपकी दाल थी पल्सेस वो अलग फूड चेन का हिस्सा थी, जो आपका पालक है वो अलग फूड चेन का हिस्सा था, और आपने जो लौकी खाई वो अलग फूड चेन का हिस्सा थी, अलग। तो आपने तीनों को क्या कर लिया, आपने कंज्यूम कर लिया। तो आप पल्सेस वाले फूड चेन के अंदर भी आ गए कंज्यूमर के फॉर्म में, आप पालक वाले फूड चेन के अंदर भी कंज्यूमर हो, और आप लौकी वाले फूड चेन में भी क्या हो, कंज्यूमर हो। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स में जब आ जाता है तो वो क्या बना लेता है, फूड वेब बना लेता है, फूड का क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से रीड कर लेते हैं। अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन दैट रिप्रेजेंट द मल्टीपल पाथवेज थ्रू which energy and nutrients flow within an ecosystem। यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे पाथवे हो सकते हैं जहां से क्या होता है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, वो हमारा क्या होता है, फूड वेब होता है। वेरी गुड। देखो चलो बता ही देती हूँ छोटू सा, ये क्या है, ट्री है। इस ट्री को किसने खाया, डीर ने खाया, स्नेक ने इस डीर को खाया, इस स्नेक को ईगल ने खाया। लेकिन इस ईगल ने सिर्फ स्नेक को नहीं खाया, इसने माउस को भी खाया, फ्रॉग को भी खाया। इस फ्रॉग ने किसको खाया था, ग्रास होपर को खाया था, और माउस ने डायरेक्ट किसको खाया था, ट्री को। तो यहाँ पे एक फूड चेन बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ मल्टीपल फूड चेन्स बन रही है। इसलिए यहाँ मल्टीपल फूड चेन्स बनने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा फूड चेन से कनेक्शन होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है फूड वेब में। ओके, इसी तरीके से देखो वही, ये प्रोड्यूसर से, ये तो तुम समझ लेना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं। फूड वेब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन्स आर एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम बैलेंस, सबको समझा चुकी हूँ, सबको समझा चुकी हूँ, दोबारा समझ लो, फटाफट से समझ लो। एनर्जी का फ्लो रहता है बिल्कुल एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, इकोसिस्टम रेगुलेट रहता है, न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं और डिकम्पोजर से रिसाइकल होकर वापस कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, देखो जितनी ज्यादा फूड चेन होगी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, आप भी जानते हो, जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलेगा उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। चलो, एनवायरमेंटल इंडिकेटर reflects health and ecosystem disturbing signal ecological issues, human survival supports agriculture। देखो जितना ज्यादा नेचर हेल्दी होगी ना, ह्यूमन भी उतना ही हेल्दी होगा, क्योंकि हमारा सारा काम किससे चलता है, नेचर से। जैसे कि अभी चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो सारी चीजें इफेक्ट हो रही है, उससे फॉर्म्स जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी इफेक्ट हो रहा है। हमारा जो वाटर लेवल है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, हमारे जो रेन है, रेन कम होती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, सब कुछ क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा। तो नेचर अगर बैलेंस रहेगी, इकोसिस्टम्स अगर बैलेंस रहेंगे तो ह्यूमंस भी क्या रहेंगे, हेल्दी और बैलेंस्ड रहेंगे। बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। चलो अभी मेन चीज, फूड चेन में और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। वैसे तो अभी मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, फूड चेन रेफर्स टू अ सिंगल चेन, हाँ, एंड फूड वेब इज रेफर्स टू अ नेटवर्क, वेरी बिग नेटवर्क। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ लो कि क्या क्या डिफरेंस है। अ फूड चेन इज अ लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। कौन सा फॉर्म है ये, लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी है।
ठीक है। और कहाँ से, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, इसमें वन ऑर्गेनिज्म होगा क्या, नहीं होगा मैम, वेरी गुड, क्या होगा इसमें, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होंगे। ओके, अ फूड वेब कैन बी टर्म्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट फूड चेन्स, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। organism of higher level trophic feeds on a specific organism of lower trophic level, यानी कि क्या होता है फूड चेन के अंदर, जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर से बता देती हूँ, जैसे कि बताई थी, एक मिनट रुको, जैसे कि ये हमारी एक फूड चेन थी, इसमें क्या हो रहा था, फिर से समझ लो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे को बार बार क्या होगी, यूज आएगी, ठीक है। ये एक फूड चेन है, इस फूड चेन में क्या हो रहा है, इस फूड चेन के अंदर हो रहा है कि जो ग्रास है ना, इसको कौन खा रहा है, ग्रास होपर, ठीक है। तो हमने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फिक्स कर लिया कि ग्रास हॉपर ही खाएगा, लेकिन क्या ग्रास को केवल ग्रास हॉपर खाता है क्या, नहीं मैम, रैबिट भी खाता है मैम, गॉट भी खाती है मैम, काऊ भी खाती है मैम, जो अपनी बफलो होती है वो भी खाती है मैम, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो ग्रास को ईट करते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, फूड चेन के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को फिक्स कर दिया, तो ये होती है फूड चेन। लेकिन अभी मैंने जितने सर्टेन एग्जांपल्स दिए ना, ये सब किसके अंदर आएंगे, फूड वेब के अंदर। वेरी गुड, समझ गए, तुम बहुत स्मार्ट हो। चलो चलो चलो, अपनी आ जाओ, ये रहा, यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। डज नॉट अफेक्ट द एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या करता है, फूड चेन किसी को अफेक्ट नहीं करता है, अगर ग्रास ऊपर कुछ खा रहा है तो वो किसी और को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप फूड वेब की बात करते हो तो आपने क्या ले लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ले लिए, एक तरीके से यूँ समझो कि एक जो आपके पास सर्टेन फूड है, जैसे पिज्जा है ना, पिज्जा की स्लाइसेस है, और आपको बंटवारा करना है, तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे का पिज्जा लेने की भी कोशिश करोगे, जो आप करते हो, उससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, ये फूड वेब के अंदर होता है। It has a role improving the adaptability and competitiveness of an organism. आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल, ये ना जो जितना फिट होगा उतना ही इसका क्या होगा, सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा, उसका एग्जांपल है ये फूड वेब, कि आपको एक पूरी चीज दे रखी है, अगर आप में उतनी फिटनेस है, आप में उतना कैलिबर है, तो आप उस चीज को एडेप्ट कर लोगे, और आप क्या कर रहे हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी उसके लिए क्या कर रहे हो, कंपटीशन किसके अंदर होता है, फूड वेब के अंदर होता है, फूड चेन के अंदर नहीं होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, another important topic of this chapter, very important. बायोमैग्निफिकेशन इज अ रियली important topic। चलो अपने इसके ऊपर आ जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, देखो आप लोगों को पता है कि जो नेचर है उसमें कुछ हार्मफुल चीजें भी होती है और कुछ क्या बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें भी होती है। तो जब क्या होता है कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को ईट किया है ना, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर भी हो सकता है, और कोई अगर कार्निवोरस है तो उसके लिए वो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस भी हो सकता है ना। जैसे हमने उसको ईट किया तो क्या हुआ, उसके अंदर से कुछ चीजें हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और फिर उसके कंसंट्रेशन क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे लोगों को हो जाता है ना स्टोन, जैसे जो सीडी वेजिटेबल्स होती है जिनके अंदर बारीक छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनको खाने से क्या होता है, लोगों को स्टोन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि तुम खाना ही बंद कर दो, एग्जाम्पल बता रही हूँ क्यों होती है, क्योंकि वो आपके बॉडी में क्या होता है, कंसंट्रेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। तो वही चीज हमारे क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के क्या अंदर क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच द concentration of harmful substances like pesticides, heavy metals or toxins increased at each successive trophic level in a food chain, है ना। अब आपको पता है भाई, अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जा रही है, न्यूट्रिशन जा रहा है, तो क्या हार्मफुल चीजें नहीं जाएगी क्या, हाँ जाएगी ना, बिल्कुल, बस वही बात है। तो एनर्जी का फ्लो तो कौन सा होगा, 10%, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चले जाएंगे, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जाएंगे और इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उसको आप क्या बोलोगे, बायोमैग्निफिकेशन। ओके, इसके कॉज क्या होते हैं, इसका सबसे मेन बड़ा कॉज तो है पॉल्यूशन,
ठीक है ना। जैसे कि आजकल अपन जो सब्जियां वगैरह खा रहे हैं वो बिल्कुल भी ज्यादा फ्रेश नहीं होती है, मतलब फ्रेश तो ऐसे आपको देखने में फ्रेश लगेगी बट उनके अंदर जो है इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं वगैरह। तो इनसे क्या होता है, वो जो केमिकल्स होते हैं वो कहाँ पहुंच रहे हैं, आपकी बॉडी में पहुंच रहे हैं, कहाँ से पहुंच रहे हैं, प्रोड्यूसर के मीडियम से पहुंच रहे हैं। तो ये सब चीजें अब आपकी बॉडी में वो क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे और एट द एंड आपको कोई ना कोई टाइप की डिजीज वो कॉज करेंगे। तो यही हमारा क्या है, बायोमैग्निफिकेशन है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, ये सब क्या होते जाते हैं, फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं। ठीक है, दिस सब्सटेंसेस आर ऑब्जर्व्ड बाय प्रोड्यूसर एंड कैन नॉट बी मेटाबॉलिज्ड और एक्सक्रीटेड। ठीक है, अब आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो आप क्या करना, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर पाता है और नहीं आप उसको एक्सक्रीट कर पाते हो, वो डायरेक्ट क्या होती है बॉडी में इकट्ठी होती रहती है। जैसे स्टोन का एग्जांपल दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही। एग्जांपल्स ऑफ टॉक्सिन जैसे डीडीटी, पहले डीडीटी वगैरह ज्यादा छिड़का, आजकल तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है क्योंकि इसके जो है साइड इफेक्ट्स काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। लेकिन पहले जो होता था, मच्छर वगैरह को मारने के लिए, फ्लाइज या जो ऐसे परेशान करने वाले वायरसेस वगैरह होते हैं, इनको किल करने के लिए डीडीटी का है ना स्प्रेडिंग किया जाता था सब जगह। वो हमारे इसके अंदर चली जाती है, सांसों से चली जाती है, या किसी खाने पीने की चीज को हमने उस पर टच कर लिया तो उससे हमारे बॉडी के अंदर इनहेल हो जाती है। या फिर मर्करी लाइक हैवी मेटल्स जो पानी के अंदर होती है ना, क्लोरीन वगैरह, एक्सेसिव क्लोरीन, खारा पानी जहाँ होता है या हैवी वाटर जहाँ होता है, उससे भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत सारे हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम, इसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट, इसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे क्या पड़ता है। पहली बात तो बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है, और सेकेंडली उसका जो है हमारे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है कि टॉप कंज्यूमर्स, अच्छा बताओ टॉप कंज्यूमर कौन होगा, लाइक ह्यूमंस ही होंगे ना, ओमनीवोरस वगैरह। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि इसकी जो होती है कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, दे आर मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है, ड्यू टू हायर टॉक्सिन्स लेवल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेलियर्स आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, छोटी छोटी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं जंक फूड के कारण, वो सब इसी के कॉज है, आप समझ जाओ। ठीक है, अब इसका प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का भी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करना चाहिए। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो हमारी होती है गोबर की खाद, उसका यूज ज्यादा से ज्यादा, वर्मी कंपोस्ट वगैरह उनका यूज ज्यादा करना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी करना चाहिए। यूज बायोडिग्रेडेबल, सबसे व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, जो आपको क्या कर सकते हो, जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो, जो क्या कर सकता हो आपकी नेचर के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, जैसे लाइक सब्जियों का कचरा, ग्रीन वेस्टेज, ये सारा हमारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ओके, चलो ओजोन, ओजोन हमारा प्यारा ओजोन, ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन का सिंबल होता है U3। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, है ना। इन सब के अंदर क्या होती है, अलग अलग टाइप की चीजें होती है, हमारे अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हमारी अर्थ के ऊपरी सरफेस पे क्या होती है, ओजोन लेयर पे होती है, जो जो हमारे को क्या करती है, यूवी रेज, जो सन की यूवी रेज होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उन हार्मफुल यूवी रेज से हमको, अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, ओजोन लेयर करती है। आजकल इस ओजोन लेयर में भी डिप्लेशन होने लगा है, वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि ये डिप्लेशन क्यों हो रहा है और इसके कॉज क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है, वो सब हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद रखना है। बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, चलो आ जाओ। इन द ट्रोपोस्फेयर zone, ozone is a deadly poison। ओजोन अपने आप में क्या होता है, एक पॉइजन होता है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे को किससे प्रिवेंट करता है, यूवी रेस से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कहाँ गया अच्छा ये रहा। Ozone is a molecule consisting of 3 oxygen atoms, ठीक है, O3, present in the Earth atmosphere. It creates a protective shield in the stratosphere known as the ozone layer, which absorbs harmful ultraviolet radiations from the sun। ठीक है, अभी भी मैंने यही बताया ना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, उससे ये हमारे को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना कि ओजोन का फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कैसे है। जो ओजोन गैस होती है ना, उसका फॉर्मेशन ऑक्सीजन से ही होता है। ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और ओजोन का फॉर्मूला होता है
O3। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन होती है इसके ऊपर यूवी रेज गिरती है। यूवी रेज में क्या होती है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। यूवी रेज जो होती है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब अगर ये यूवी रेज, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती और यूवी रेज हमारी अर्थ तक आ जाती है तो इससे डिफरेंट टाइप के कैंसर जनरेट हो जाते हैं, लाइक स्किन कैंसर या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर, मैनी मैनी इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए नेचर, मदर नेचर ने हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा सा फंक्शनिंग कर रखा है हमको प्रिवेंट करने के लिए। तो देखो जब भी क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेज आके गिरती है तो ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, O+O। इसको हम बोलते हैं इन्फेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, इन्फेंट ऑक्सीजन। लिख देती हूँ आपके लिए, इन्फेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। इस इन्फेंट ऑक्सीजन का फिर से इस ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एंड O2+O कंबाइन इनटू O3। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ठीक है। High energy UV radiation from the sun splits oxygen molecules into individual oxygen atoms. These highly reactive oxygen atoms combine with oxygen to form ozone molecules. Okay, like ये रहा, ये सन की यूवी रेज यहाँ पे आ रही है, ये ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दो एटम्स हैं और दो एटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये क्या होगा, एक ऑक्सीजन का एटम इधर, एक ऑक्सीजन का एटम, ऐसे स्प्लिट होकर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अब आपको पता है जो इन्फेंट ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। फिर से कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन के पास जाएगी और ये क्या बना देंगे, ये कंबाइन कर देंगे O3। इसको हम बोलेंगे ओजोन। ओके, तो फॉर्मेशन समझ में आ गया। फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, अब आप ओजोन लेयर का फंक्शन अभी भी बताया ना, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और क्या करती है, चलो सुन लेते हैं। तो ओजोन लेयर constructed in the upper atmosphere plays a vital role in absorbing most of the sun's harmful UV rays. ठीक है, without it increased UV exposure could lead to skin cancer, cataracts and disruptions in global rainfall patterns। ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लेशन होने लगा है, उसमें छेद होने लगा है। तो वहां से क्या होता है, हार्मफुल यूवी रेज हमारी अर्थ पे आ जाती है और उससे धीरे धीरे अर्थ का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इवन हम इसको टेम्परेचर बढ़ना नहीं बोलेंगे, टेम्परेचर इम्बैलेंस होता जा रहा है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट्स, कैटरेक्ट्स आंखों की एक बीमारी होती है जिसमें जो हमारा आई लेंस होता है उसके ऊपर व्हाइट कलर की, ऐसे समझो स्पूटम जो होता है वो जम जाता है और दिखना बंद हो जाता है। जनरली हाई एज के, ओल्ड एज के लोगों को ऐसा होता है, लेकिन अगर आप यूवी रेज के कांटेक्ट में आ जाते हो तो यंग एजेस में भी कैटरेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Depletion of the ozone layer. The ozone layer is primarily depleted by synthetic chemical called क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पर यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में एंड एसी में, एयर कंडीशनर में यूज होता है। क्या यूज होता है, CFC। इस CFC की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है। डिप्लेशन का मतलब क्या है, जनरली डिप्लेशन का एक सीधा सीधा मतलब है, जैसे मान लो ये लेयर इतनी मोटी है तो धीरे धीरे क्या होगा, पतली होने लग जाएगी। पतली होते 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 क्या हो जाएगा, एक टाइम पर उसमें क्या बन जाएगा, होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिप्लेशन। ठीक है, CFCs are stable and persist in the atmosphere. When exposed to UV radiation, they release chlorine which reacts to ozone, breaking it into oxygen and molecule। ठीक है, तो ये ओजोन से रिएक्ट करके क्या करती है, उसको ऑक्सीजन में और इन्फेंट ऑक्सीजन में तोड़ देती है, तो वो वापस क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ओजोन होल इज अ रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डिप्लेटेड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओवर द अंटार्कटिक। ठीक है, एंटार्क्टिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर, एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर हमारा जनरल मेनली क्या है, ये एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर हमारा मेनली क्या देखने को मिलता है हमें, ये ओजोन का जो होल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको दिखने को मिलता है एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर। जो हमारा ओजोन होल है ये उस रीजन में देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ये सबसे पहले इट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर, स्प्रिंग, अगस्त, अक्टूबर। इस टाइम पे ये क्या होता है, फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में क्या होता है, ये जनरली हैपेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सेटेड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है कि CFC का प्रोडक्शन कब फ्रीज किया गया, CFC का प्रोडक्शन कब फ्रीज किया गया, 1987 में फ्रीज किया गया। और इसका
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, 1986 में तो स्टार्ट किया था, इसको याद मत रखना। अपना 1987 में याद रखना किसने फ्रीज किया था? यूएनईपी ने एक डिसीजन लिया था कि सीएफसी जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग हम क्या कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर देंगे, क्योंकि इससे हमारे नेचर को, इससे हमारी ओजोन लेयर को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखो, एक तो रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, इनहेल करना पड़ता है, तो रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं। ठीक है, इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हो सकती है, और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आईज में हो सकता है, नोज में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, सब जगह हो सकता है। प्लांट डैमेज, प्लांट जो होते हैं यूवी रेज की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यूवी रेज में क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी क्रॉप जो है या फील्ड्स जो है या फॉरेस्ट जो है, उन सबको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एयर क्वालिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, एयर क्वालिटी होगी तो खराब हो जाएगी। ग्राउंड लेवल ओजोन कंट्रीब्यूट्स टू स्मोक लीडिंग टू पुअर एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन बढ़ने लग जाएगा और एयर क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, जो हम आपको बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा सीरियस इशू है नाउअडेज। हालांकि बहुत सारे मतलब कंट्रीज में इसके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसिव चीजें की जा रही है, हमारी इंडिया में भी हो रही है, ग्रीन हाउस वगैरह है, पर ठीक है, फिर भी हमारा ओजोन को प्रिवेंट करना हमारा सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, द लॉस ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन, यूवी रेडिएशन इफेक्ट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को इम्बैलेंस कर देता है, उससे हमारे क्लाइमेट पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वेस्ट, अब वेस्ट क्या होते हैं, चलो ठीक है, पूरा हमारा चैप्टर हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया। वेस्ट क्या होता है, चलो लास्ट चीज है हमारी, वेस्ट क्या होता है, अनवांटेड और अनयूजेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज, क्या कहलाता है वो वेस्ट, जो हमारे काम की चीज नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्ट। ओके, तो वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, सॉलिड वेस्ट ऐसे होते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे कि हमारा अभी भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, सब्जियों का कचरा वगैरह, जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, वो सब हमारा क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारे किससे निकलता है, घरों से निकलता है। मेनली मिट्टी है, पॉलिथीन है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, सूखे कचरे में, या आपकी सब्जियों के छिलके हो गए, या आपने कुछ खाया, बचा हुआ खाना हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, हमारे गीले कचरे में, लेकिन आएगा सब कुछ किसमें, सॉलिड वेस्ट में। ओके, हाउस होल्ड गार्बेज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स, सारे किसमें आ जाएंगे, सॉलिड वेस्ट में आ जाएंगे। लिक्विड वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड, घरों का गंदा पानी, घरों से हमारा जो गंदा पानी निकलता है वो किसके अंदर जाएगा, लिक्विड वेस्ट में। या इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, सबसे जो केमिकल्स निकलते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सारे किसमें आ जाएंगे, लिक्विड वेस्ट में। गैसियस वेस्ट आप सभी को पता ही है, एक तो बहुत अच्छी तरीके से, वो आपका गैसियस वेस्ट होता है। तीसरा हमारा होता है पॉल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहाँ धुआं निकलता है ना, बड़ी बड़ी चिमनियों से एकदम ऐसे, हाँ, इंडस्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो हमारा किसमें आएगा, गैसेस वेस्ट में आएगा। ये किसका, ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट की हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करने का काम करता है। चलो आगे चलते हैं। ये टाइप ऑफ वेस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये टाइप ऑफ वेस्ट हमारे लिए क्या है, काम के हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। टाइप्स ऑफ वेस्ट, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, इनको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बताया भी था ना, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा वेस्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, या जो हमारी मदर नेचर के अंदर जाके क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। जैसे जो डिकम्पोजर होते हैं, उस वेस्ट को वो क्या कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, तो हमारे जो उस वेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारी मदर नेचर को, सॉइल को वापस क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। और जो अदर टाइप का वेस्ट होता है, जो डिग्रेड नहीं हो सकता या जो कंपोज नहीं हो सकता, लाइक प्लास्टिक एंड ऑल, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, चलो डेफिनेशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, अभी अभी बताया, जस्ट लाइक ह्यूमन वेस्टेज हो गया, आपका जो डेली का वेस्ट होता है, लाइक यूरिन एंड आपका जो, समझ गए हो, वो हमारा सारा क्या होता है, वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट करके उससे क्या बनाई जा सकती है, वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं, जो सॉइल के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मटेरियल्स, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, जिसके अंदर
डू नॉट डिकम्पोज, अभी अभी बताया ना, डू नॉट डिकम्पोज फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोज नेचुरली इन द एनवायरमेंट बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली, लाइक प्लास्टिक, है ना, ओके। एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो भी आपके वेस्टेज होते हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट को ज्यादा क्या नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाते हैं, कंपोस्ट हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, इनका सारा न्यूट्रिशन सॉइल में जाके वापस मिल जाता है। लेकिन ये अपना जो होते हैं ये भाई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, सालों सालों तक प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहता है और पूरी लैंड क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड कॉजेस पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और इसके अलावा क्या होता है, जिस अपनी लैंड पे ये पड़े रहते हैं ना, उस लैंड की फर्टिलिटी को भी क्या कर देते हैं, टाइम के साथ खत्म कर देते हैं। कंपोजिशन मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो आप खाना खाते हो उसी से आपका वेस्ट जनरेट होता है। मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, जैसे कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक किससे बनता है, पॉलीएथीन से बनता है। एथीन बोले तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, इसका नाम होता है एथीन। इससे हमारा क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता है। रिसाइकलिंग कैन बी कन्वर्टेड एंड मेन्योर, और मेन्योर का मतलब क्या है, इसको क्या कर सकते हो आप, फर्टिलाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम फर्टिलाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये क्या कॉज करता है, ये लैंड की इनफर्टिलिटी को कॉज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके फूड स्क्रैप्स, पेपर, वुड, क्रम्बल्स, और इसका है प्लास्टिक कैंस वगैरह डिस्पोजेबल, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे से यूज करते हो। चलो आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, देखो एक तो होता है लैंडफिल, लैंडफिल के अंदर का मतलब क्या है कि लैंड के अंदर बड़ा सा खड्डा खोद के उसके अंदर सारे वेस्ट को भर दो, तो टाइम के साथ में क्या होता है, लैंड उसको लैंड के अंदर होने वाले डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके और पूरा क्या बना देंगे, उसका बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर, लाइक वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनती है ना, वो इसी मेथड से बनती है, ठीक है। इंक्रीशन मतलब जलाना, कचरे को जला दो, जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, इससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वेस्ट कॉम्पेक्शन, इसमें आप कचरे को अलग अलग, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा वगैरह आप करते हो ना, अलग अलग करके फिर इसको कंपोस्ट किया जाता है। बायोगैस जनरेशन, इसमें क्या होता है कि कचरे को अच्छी तरीके से इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे इसका डिकम्पोजन होता है, लेकिन उससे जो गैस बनती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस, उसका यूज किया जाता है दोबारा से घरों में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो गैस पाइप्स लगते हैं ना घरों में, वो नेचुरल गैस के, बायोगैस के पाइप्स लगते हैं, इस कचरे को डिकम्पोज करके जो गैस बनाई जाती है उसका यूज किया जाता है। कंपोस्टिंग आपको पता ही है। और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है, जो हमारा अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म क्या करता है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को जब खाता है तो उसका जो वेस्टेज निकालता है, उस वेस्टेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी लैंड के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो इससे भी क्या होता है, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है। आप लोगों को पता है, रिसाइकलिंग बता ही दिया, रिसाइकलिंग का मतलब किसी भी मैटर को दोबारा यूज करना, जितना आप उसको यूज कर सकते हो रिसाइकलिंग उसके अंदर, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। कन्वर्ट्स वेस्ट मटेरियल्स टू न्यू प्रोडक्ट्स, वेस्ट में से बेस्ट बनाने वाली बात, ठीक है। लैंडफिल बता ही दिया है मैंने, कंपोस्टिंग वो भी बता दिया है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ बता चुकी हूँ। इंक्रीशन मतलब जलाना, देखो एक तो होता है नॉर्मल जो हम आसपास अपने घरों के कचरे को इकट्ठा करके जला देते हैं, और एक होता है बहुत बड़े लेवल पे, इसके लिए अलग से फर्नेसेस होती है। ये पूरा जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, बॉयलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे कचरा जा रहा है, एग्जॉस्टिंग गैस, सबको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट। इसके लिए बड़े बड़े क्या होते हैं, स्टेशन होते हैं। ये स्टेशन क्या करते हैं, केवल एक ही काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का। वहां पे ऐसे पूरा अलग सा वो लगा हुआ रहता है, फर्नेसेस बहुत बड़ी बड़ी रहती है। लेकिन अगर हमको समझना है तो छोटे लेवल पे समझ लो कि गली के बाहर जो हम छोटा सा इकट्ठा करके कचरा जला देते हैं ना, बस वही काम है, ठीक है। बाकी ये क्या है, स्वेज ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, चीजों को फिल्टर कर देते हैं और क्लीन करते हैं, क्लीन वाटर रिलीज वाटर बॉडीज, यानी कि आपको जो आपका गार्बेज है वो क्लीनेबल है उसको क्लीन कर लेंगे और उसको रीयूज कर लेंगे, और बाकी गार्बेज को हम क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेस्ट मैनेजमेंट का भी पूरा देख लिया। इसके लिए बायोगैस प्रोडक्शन, देखो बायोगैस प्रोडक्शन में जैसे आपका जो ह्यूमन वेस्टेज होता है, ह्यूमन वेस्टेज को क्या है, नीचे गड्ढा खोद के फिर उसके अंदर से उस जब जैसे जैसे वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, उसके अंदर से गैसेज निकलती है, और उस गैसेज को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके उनका यूज करते हैं घरों में, जो हमारी नेचुरल गैस सप्लाई होती है उसके लिए, या जो भी हमारा एलपीजी सीएनजी बनाते हैं, जैसे हमारे जो भी
व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उनके लिए भी उस गैस का यूज होता है, या फिर बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, उनके अंदर भी इस गैस को क्या किया जाता है, वापस से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड इफेक्ट द एनवायरमेंट। देखो इससे क्या होगा, लैंडफिल से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इससे क्लाइमेट चेंज के decomposition of biodegradable waste produce methane, a potent greenhouse gas that contributes to climate। आपको पता ही है मिथेन गैस जो होती है बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इस मिथेन गैस से ही हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस भी बना सकते हैं। मिथेन गैस और ब्यूटेन गैस का कॉम्बिनेशन ही हमारी क्या होती है, बायोगैस होती है। ठीक है, तो ये हमारे इसका क्या है, फायदा है। इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि इससे हमारी जो एयर है ना वो पॉल्यूट नहीं होती है, एयर पॉल्यूट नहीं होती है, एयर पॉल्यूशन डिक्रीज होता है, स्मॉग वगैरह, रेनफॉल में, सब चीजों में हमारे को क्या होता है, बेनिफिट होता है। इसके अलावा सॉइल क्या होता है, सॉइल के अंदर हमारी जो है हार्मफुल चीजें जो होती है उनकी इंटेंसिटी घटती है, और सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसके अलावा ऑर्डर का भी इशू नहीं होता। देखो एक तो क्या आएगा, कचरा सड़ा गला अगर किसी जगह पड़ा रहेगा तो बहुत बदबू मारेगा, चारों तरफ के लोग जो होंगे उससे अफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर हम वेस्ट का सही से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो इन सब चीजों से हमें क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। हमने हमारा आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर पूरा एक वन शॉट में क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छे मोस्ट टॉपिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।